हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये सब कुछ हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख के तब इसको समझिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। तो हमने आपको जब कंपोजिशन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला कंपोनेंट लिपिड होता है, दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसमें प्रोटीन होती है, और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमने कंपोजिशन में बताया था। लिपिड जो होता है वो 40 to 45% होता है, प्रोटीन जो होती है 52 to 55% होती है, और कार्बोहाइड्रेट 3 to 5% होता है। ये हमने कंपोजिशन में आपको बताया था। और हमने जब फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल के बारे में आपको बताया था तो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था कि ये जो लिपिड है ये एक्चुअली क्वासी फ्लूइड नेचर का है। किसका है? क्वासी फ्लूइड नेचर का है। क्वासी फ्लूइड नेचर का है मतलब जेल टाइप है, ना तो प्रॉपर्ली सॉलिड है, बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है, और ना ही ऐसा लिक्विड है कि फ्लो करके चला जाए, यानी प्रॉपर्ली लिक्विड भी नहीं है। क्वासी फ्लूइड है यानी सेमी सॉलिड टाइप का है, जेल टाइप का है। ऐसा कहा था सिंगर एंड निकोलसन ने कि क्वासी फ्लूइड टाइप का जो आपका लिपिड है, और इसमें जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है मोज़ेक पैटर्न में। कहने का मतलब, उनका कहने का ऐसा मतलब था कि मान लीजिए कि ये एक सी ऑफ लिपिड है, ये एक लिपिड का समुद्र है, ये क्या है, सी ऑफ लिपिड। तो उन्होंने ऐसा माना था कि ये जेल टाइप है, ये सी ऑफ लिपिड है। क्या है? सी ऑफ लिपिड। ये एक समुद्र है जिसमें लिपिड भरा हुआ है, और ये किस टाइप का है? जेल नेचर का है। किस नेचर का है? जेल नेचर का। तो एक सी ऑफ लिपिड है, और इस सी ऑफ लिपिड में जो आपके प्रोटीन्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, यानी टुकड़ों में पड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न, टुकड़ों में पड़े होना। ठीक है, तो सी ऑफ लिपिड में जो प्रोटीन है वो मोज़ेक पैटर्न में पड़े हुए हैं, और ऐसा किसका कहना था? सिंगर एंड निकोलसन का, अपने फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल में। तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और इस सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल को हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जाके समझते हैं एक्चुअली कि ये कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और हम इसको किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन। ओके, तो हमने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट है, क्या क्या? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब जो लिपिड है इसको हम मेन या चीफ कंपोनेंट मानते हैं, चीफ कंपोनेंट मानते हैं। अब इसका रीजन क्या है चीफ कंपोनेंट मानने का? चीफ कंपोनेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। किसका? स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का। यानी कि भले ही प्रोटीन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाउएवर द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज मोर, बट जो स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा, जो ढांचा बनाएगा, जो स्केलेटन बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपिड है। वो कौन है? लिपिड है। कम परसेंटेज होने के बाद भी लिपिड जो होता है वो स्केलेटन बनाता है, इसलिए लिपिड को हम क्या बोलते हैं? मेन या चीफ कंपोनेंट बोलते हैं, और क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है। अब ये जो लिपिड है इसमें बेसिकली ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है इसमें फॉस्फोलिपिड, एक तो इसमें होता है ये फॉस्फोलिपिड, और एक कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो 2 तरह के लिपिड पाए जाते हैं, एक फॉस्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड ज्यादा पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा पाया जाता है। अब जो ये फॉस्फोलिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बाई लेयर में पाया जाता है। बाई लेयर यानी 2 लेयर्स में पाया जाता है, 2 लेयर्स में, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। सपोज करिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन में क्या होगी? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या होगी? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहां हम समझते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। तो देखो, एक तो ये लेयर है, एक तो ये लेयर है फॉस्फोलिपिड की, और एक ये लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ये वाली लेयर। तो 2 लेयर हो गई, और दोनों लेयर को हम क्या बोल रहे हैं मिला के? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो हमने आपको बताया कि जो फॉस्फोलिपिड है वो इसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बाइलेयर में प्रेजेंट है। चलो, अब हम एक लेयर के एक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। एक लेयर के एक मॉलिक्यूल को, मान लीजिए हमने इस मॉलिक्यूल को यहां से उठाया है, इस मॉलिक्यूल को उठाया है, तो हमने अपर लेयर के इस मॉलिक्यूल को उठाया है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और कौन सी? ऊपर वाली, उसका हमने एक मॉलिक्यूल उठा लिया। जब हमने उसको इससे एक मॉलिक्यूल को उठाया तो हमने ये देखा कि ये जो गोल गोल है, जो अपर वाला हेड है, ये जो हेड है ये कैसा नेचर का है? ये हाइड्रोफिलिक है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है, वाटर लविंग है,
हाइड्रोफिलिक है, यानी किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। और जो ये टेल थी ये किस नेचर की थी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी पानी को देख के दूर भागने वाली, यानी वाटर हीटिंग, यानी कि वाटर हीटिंग। और ये किस नेचर की थी, नॉन पोलर नेचर की थी। किस नेचर की थी, नॉन पोलर नेचर की थी। सिमिलरली अगर आपने नीचे का कोई, अगर मान लीजिए आपने मॉलिक्यूल उठाया, सपोज करिए ये उठाया, तो यहां भी ये सेम ही है, यहां भी ये सेम ही होगा। ये जो हेड होगा ये हाइड्रोफिलिक होगा, और जो आपकी टेल होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, सेम होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे अरेंज है, हेड नीचे की तरफ और टेल एक दूसरे की तरफ। उसका रीजन समझिए। मान लीजिए कि ये आपकी सेल है, मान लीजिए आपकी ये सेल है, और सेल के अंदर क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और सेल के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, अब जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो भी एक्वस नेचर का है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो है वो भी एक्वस नेचर का है, यानी कि इसका है, वाटर है उसमें। क्या है, वाटर है इसमें। चलो डायग्राम में देखते हैं। यहां देखो, ये देखो डायग्राम में, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ये भी किस नेचर का है, एक्वस नेचर का। और ये क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये भी किस नेचर का है, एक्वस नेचर का। यानी इसमें क्या है, वाटर, इनमें क्या है, वाटर है। तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक हेड होंगे, जो वाटर लविंग होंगे, वो तो वाटर की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये जो हमारे वाटर लविंग हेड है, इसको हमने ऊपर की तरफ रखा है, वाटर की तरफ। और यहां ये हेड है, इसको भी हमने कहां रखा है, नीचे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ। कहां रखा है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ रखा है। और इसको हमने कहां रखा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की तरफ। क्यों, क्योंकि ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, और ये जो टेल्स हैं, इनको हमने दूर रखा है। ये जो टेल्स हैं, इनको हमने वाटर से दूर रखा है, क्योंकि ये वाटर हीटिंग है। क्या है, वाटर हीटिंग है। तो हम टेल्स को रखते हैं अवे फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं, टेल को कहां रखते हैं, अवे फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, अवे फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। और हेड को कहां रखते हैं, टुवार्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट, अब समझ में आई कि इस तरीके से क्यों अरेंज है। हमने हेड को रखा है, हेड को रखा है टुवार्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट, और टेल्स को रखा है टुवार्ड्स ईच अदर अवे फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। टेल्स को हमने रखा है टुवार्ड्स ईच अदर अवे फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। बात समझ में आ गई। तो हमने यहां क्या समझा, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर को समझा। अब हम थोड़ा और डिटेल में समझें, हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो सपोज करिए कि ये एक मॉलिक्यूल है। ये जो हमारा अभी ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसी को हम और डिटेल में समझते हैं कि मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ऊपर वाली लेयर का ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। तो ये क्या था, हमने आपको बताया था ये हेड है, और ये क्या थी, टेल थी। ये क्या थी, टेल थी। अब देखो जो हेड है, हेड जो होता है ये मिलके बना होता है किससे, कोलिन से और फॉस्फेट से। किससे, फॉस्फेट से, कोलिन से और फॉस्फेट से। और ये क्या होता है, हेड। और ये किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। और फिर ये जो हेड है ये अटैच होता है टेल्स से। किससे, टेल से। और टेल किससे बनी होती है, फैटी एसिड से। किससे, फैटी एसिड से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, टेल है। और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर। कैसी होती है, नॉन पोलर। ओके, बात समझ में आ गई। तो टेल कैसी होती है, नॉन पोलर। और टेल जो मिलकर बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फैटी एसिड से। किससे मिलकर बनती है, फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर समझ में आ गई किस तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, हमने बेसिकली आपको बताया था कि आपका जो लिपिड है वो दो तरीके से पाया जाएगा, एक तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की फॉर्म में और एक कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और कोलेस्ट्रॉल। और हमने क्या समझा कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर कैसे अरेंज होती है। अब जो फॉस्फोलिपिड है, मैंने आपको जब सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल पढ़ाया था, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, उसमें बताया था कि ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है। किस नेचर की है, क्वासी फ्लूइड नेचर की, यानी जेल टाइप की है, जेल टाइप की है। अगर ये जेल टाइप की है तो इससे फायदा क्या है, देखो ये जो जेल नेचर है, ये जो जेल नेचर है, जेल वाला नेचर है, इस जेल नेचर की होने की वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या आती है, प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। अब ये फ्लूइडिटी क्या होती है, देखो फ्लूइडिटी का मतलब होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिसकी हेल्प से, इस फ्लूइडिटी की हेल्प से या जेल नेचर होने की वजह से, सेल मेम्ब्रेन का जेल नेचर होने की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। और इस फ्लूइडिटी होने की वजह से जो आपके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
किसमें? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में वो मूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। कैसे मूवमेंट कर सकते हैं? देखो, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल था, ये वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला मॉलिक्यूल था। अब ऐसा हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल उठ के ऊपर चला जाए और ये वाला मॉलिक्यूल उठ के नीचे आ जाए। तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो कौन सी मूवमेंट शो करी इन्होंने? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करी, पहली मूवमेंट। ये वाली मूवमेंट थोड़ी कम होती है, रेयर होती है। या फिर ये क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये अपनी जगह पे ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो दूसरी मूवमेंट जो ये परफॉर्म कर सकता है वो कौन सी है? रोटेशन। रोटेशन परफॉर्म कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ, या ये इसका पड़ोस वाला मॉलिक्यूल ये वाला है, इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले। दैट इज लेटरल डिफ्यूजन। दैट इज लेटरल डिफ्यूजन। तो लेटरल मूवमेंट कर सकता है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है। अपने आजू बाजू के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यानी सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से आती है? फ्लूइडिटी की वजह से। तो फ्लूइडिटी की वजह से क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आती है? मोबिलिटी आती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आती है? मोबिलिटी आती है। दूसरा, और इस फ्लूइडिटी का क्या फायदा है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स भी होते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल्स भी होते हैं। सपोज करो कि ये प्रोटीन चैनल है, सपोज करो कि ये एक प्रोटीन चैनल है, ठीक है, ये प्रोटीन चैनल है। अब ये प्रोटीन चैनल है, ये भी क्या कर सकता है? रोटेशन परफॉर्म कर सकता है। और रोटेशन करके क्या फायदा होता है इसका? मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, वो हमने यहां रखा, ये मान लीजिए आउटसाइड एनवायरमेंट है, ये ईसीएफ बाहर का एनवायरमेंट, ये है आईसीएफ। ये प्रोटीन चैनल क्या करेगा? ये अपने साथ किसी, मान लो कोई भी सबस्टेंस है, इसको ऐड करेगा और रोटेट करने के बाद, क्या करने के बाद? रोटेट करने के बाद ऐसे करके रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद ये इस सबस्टेंस को कहां छोड़ देगा? नीचे छोड़ देगा, यहां इस एनवायरमेंट में, आईसीएफ वाले एनवायरमेंट में, रोटेशन परफॉर्म करके, ऐसे करके। यानी प्रोटीन चैनल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, प्रोटीन चैनल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से होती है? फ्लूइडिटी की वजह से। द फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उसकी वजह से। तो फ्लूइडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, चलिए, तो हमने आपको क्या बताया अभी तक? तो हमने आपको बताया कि जो लिपिड होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में क्या आती है? मूवमेंट आती है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन में और प्रोटीन चैनल्स में, इसकी हेल्प से। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। अब वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में बीच बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, यहां आप ये देख रहे हो इस तरीके से, एक मिनट, ये आप इस जगह देख रहे हो, ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है, और यहां ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसका काम होता है कि ये इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की पैकेजिंग करता है। क्या करता है? इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की क्या करता है? पैकेजिंग करता है, इसको टाइट बना, थोड़ा सा टाइट बनाए रखता है। क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये ऑयली नेचर का होता है। क्योंकि ये सॉफ्ट और ऑयली नेचर का होता है तो ये फ्लो कर सकता है, फ्लो करके भाग सकता है। तो इसको एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, इसको पैक्ड करके रखता है। तो पैकेजिंग का काम करता है ताकि ये फ्लो ना कर जाए, क्योंकि सॉफ्ट नेचर का फ्लो ना कर जाए, तो पैकेजिंग करके रखता है। और पैकेजिंग करके जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। उस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। यह फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में बीच बीच में पाया जाएगा, एक तरह से सीमेंटिंग का काम करेगा। किसकी तरह? सीमेंटिंग का काम करेगा। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को ऐसे करके जोड़ के रखेगा ताकि फ्लो करके ना चला जाए, और उसको एक स्ट्रक्चरल फ्रेम में बना के रखेगा, यानी सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है? अरेंज होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो ऑयल और सॉफ्ट नेचर का होता है, तो वो फ्लो ना कर जाए, इसलिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसकी पैकेजिंग करता है, और रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने अभी देखा कि जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किस नेचर की है? मेनली किस नेचर की है? तो मेनली इसमें लिपिड है। इसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है आपकी सेल मेम्ब्रेन का,
सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है वो क्या है, लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है या स्केलेटन है वो किसका है, लिपिड से बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होंगे उनकी तो एंट्री हो जाएगी, उनकी तो एंट्री हो जाएगी, यानी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे तो उनकी एंट्री तो इजीली हो जाएगी। सॉरी, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे उनकी तो एंट्री इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका भी नेचर कैसा है, लिपिड नेचर का है। किस नेचर का, लिपिड नेचर का। यानी कि लिपिड नेचर के सब्सटेंस तो इजीली इसमें क्या करेंगे, अंदर की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, लिपिड लिपिड वाली चीजों को क्या कर लेगा, अपने अंदर इजीली एंट्री कर देगा। लेकिन क्या होगा, जो प्रोटीन नेचर की चीजें होंगी, यानी कि जो प्रोटीन नेचर की चीजें होंगी, जो प्रोटीन नेचर की चीजें होंगी या फिर आयनिक सब्सटेंस होंगे, आयनिक सब्सटेंस होंगे या फिर जो आयंस होंगी, उनकी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी, उनकी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये किस नेचर के हैं, ये चीजें पोलर नेचर की हैं। किस नेचर की हैं, पोलर नेचर की हैं, और पोलर नेचर की चीजें लिपिड के थ्रू पास होके नहीं जा सकती। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में एक और कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन्स। वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स होती हैं ये बनाती हैं कुछ प्रोटीन चैनल्स। क्या बनाती हैं, प्रोटीन चैनल्स बनाती हैं, और इन प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से ही आपके जो ये प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं और आयनिक सब्सटेंस हैं, ये सब क्या करेंगे, एंट्री कर पाएंगे। तो फॉस्फोलिपिड की बात करें तो जो लिपिड होता है वो सिर्फ लिपिड सब्सटेंस की एंट्री को अलाउ करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बट पोलर और आयनिक सब्सटेंस की एंट्री को अलाउ नहीं करता। पोलर और आयनिक सब्सटेंस की एंट्री के लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं या प्रोटीन चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्रोटीन। तो अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या कौन सी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है और वो किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होती है वो 52 टू 55% होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जो प्रोटीन पाई जाती है वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। कौन सी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। मेनली इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये बेसिकली दो तरीके से अरेंज है। एक तो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक फॉर्म है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा जो फॉर्म है वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इनको हम टनल प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, यानी होल सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करती हुई जाती हैं। जैसे आप ये देखो, ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, क्या ये अक्रॉस द होल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। क्या है, अक्रॉस द होल सेल मेम्ब्रेन, पूरी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट होती है। ओके, तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी पूरी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएंगी और सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगी, पेनिट्रेट करती हुई जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन को क्या करती हुई जाएंगी, पेनिट्रेट करती हुई जाएंगी। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं या फिर टनल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं या फिर टनल प्रोटीन बोलते हैं। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं या फिर टनल प्रोटीन्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये आपको देख सकते हैं यहां पे, ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन। ओके, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन, इनको ही हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन, क्योंकि ये होल सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस थ्रू पास होती है। ओके, अब जो दूसरी प्रोटीन होती है जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये पाई जाती है टुवर्ड्स पेरिफेरी, यानी ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं होती, ये या तो पेरिफेरी पे जाए, टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये पेरिफेरी पे पाई जाएंगी, पेरिफेरी पे पाई जाएंगी। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, यहां इसको देख पा रहे हैं, ये पूरी ये वाली जो प्रोटीन है दिस वन, तो ये जो प्रोटीन है ये पूरी सेल मेम्ब्रेन पर नहीं प्रेजेंट है, ये उसकी पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, आउटसाइड प्रेजेंट है। या आप इसको देखें, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है, और ये भी क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन कहां प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या टुवर्ड्स पेरिफेरी प्रेजेंट है, यानी ये होल सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करती, या तो पेरिफेरी की तरफ पाई जाएंगी या फिर एम्बेडेड होंगी। क्या होंगी, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में धसी हुई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रॉस कर जाए, मतलब पेनिट्रेट कर जाए सेल मेम्ब्रेन को।
ठीक है, अब ये दो कंडीशन में पाई जा सकती है, ये दो कंडीशन में पाई जा सकती है, या तो ये क्या हो, फॉस्फोलिपिड से अटैच हो। देखो ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, तो यहां इस फॉस्फोलिपिड से अटैच है। तो जब ये फॉस्फोलिपिड से अटैच होती हैं, यानी दो कंडीशन पाई जा सकती हैं, या तो अटैच टू फॉस्फोलिपिड, अटैच टू फॉस्फोलिपिड हो सकती है, यानी फॉस्फोलिपिड से अटैच हो, या फिर कहां अटैच हो, इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच हो, यानी अटैच टू इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में पाई जा सकती हैं, या तो ये फॉस्फोलिपिड से अटैच हो, यहां पे जैसे अगर ये फॉस्फोलिपिड से अटैच होती हैं तो हम इसको बोलते हैं लिपिड एंकर्ड पेरिफेरल प्रोटीन। और जब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच होती हैं तो सिंपली क्या बोलते हैं हम इनको, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो अगर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच है तो पेरिफेरल प्रोटीन, और ये अगर फॉस्फोलिपिड से अटैच है तो हम इनको बोलते हैं लिपिड एंकर्ड पेरिफेरल प्रोटीन। बात समझ में आ गई। इंट्रिंसिक प्रोटीन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन टुवर्ड्स पेरिफेरी पाई जाएंगी, या एम्बेडेड पाई जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगी वो दो जगह जुड़ सकती हैं, या तो आप यहां से देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड से, तो उसको बोलेंगे लिपिड एंकर्ड पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन से। तो जब इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच होंगी तो क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। बात समझ आ गई। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के दोनों टाइप समझ में आ गए, 1 and 2। ओके, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में, तो हमने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो दो तरह की होती हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। तो ग्लाइकोप्रोटीन हमने दो तरह की आपको बताई थी, एक था इंट्रिंसिक और एक बताया था एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में दो तरह की थी, हमने आपको बताया था, एक लिपिड एंकर्ड पेरिफेरल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, ये किससे अटैच है। अगर आप देखो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये समवेयर किससे अटैच है, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है हमारी, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये किससे अटैच है, ये इन फॉस्फोलिपिड से अटैच है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड से जो अटैच होती है, ये जो इंटरेक्शन है इंट्रिंसिक प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बीच में, यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन किससे अटैच होती है, फॉस्फोलिपिड से, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की हेल्प से ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये इन फॉस्फोलिपिड से क्या रहती है, अटैच रहती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडरवॉल फोर्सेस से ये अटैच रहती हैं। अब हम इनकी बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो ये दो तरह की थी, एक जो लिपिड से अटैच होती है और एक जो इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच होती हैं। यानी एक जो लिपिड से अटैच होती है, दूसरा जो इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच होती है। तो जो लिपिड से अटैच होती हैं वो तो जैसे ये लिपिड से अटैच है तो इनके बीच में जो फोर्स होता है, यानी ये फॉस्फोलिपिड और ये प्रोटीन, इनके बीच में जो फोर्स होता है जो इन दोनों को होल्ड करके रखता है, उस फोर्स का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से लिपिड एंकर्ड पेरिफेरल प्रोटीन अटैच रहती है किससे, फॉस्फोलिपिड से। किससे, फॉस्फोलिपिड से। ओके, अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ये वाली, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से कैसे अटैच रहेंगी, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई। रिपीट करते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन किससे अटैच है, फॉस्फोलिपिड से। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या फिर वंडरवॉल फोर्स। दूसरी बात करें फॉस्फोलिपिड और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, और इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ गई। यानी हमने प्रोटीन पढ़ा और प्रोटीन के बारे में हमने क्या समझा कि प्रोटीन जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो पूरी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पास करे इंट्रिंसिक, जो पेरिफेरी पे हो जो और एम्बेडेड हो उनको क्या बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और इनके बीच में जो अटैचमेंट थे वो भी हमने समझ लिए हैं। अब एक बात और समझने की है कि देखो एक तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, यानी एक तो ये है, ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये किसकी तरफ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और एक ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो किसकी तरफ है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है। यानी कुछ पेरिफेरल प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होती है और कुछ जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होती है। इन दोनों का नेचर अलग अलग होता है, इन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। यानी कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ होती हैं और एक वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होती है। यानी अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो अगर ऊपर की तरफ प्रोटीन पाई जा रही है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और नीचे की तरफ तो ये पाई जा रही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ और ये पाई की जा रही है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होगी इसका नेचर अलग होगा और जो अंदर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन होगी उसका नेचर अलग होगा। इसीलिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थी उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इंट्रासेलुलर प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन। जो बाहर की तरफ पाई जा रही है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन थी और जो अंदर की तरफ पाई जा रही है वो इंट्रासेलुलर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थी। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन थी। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में, दोनों के एग्जांपल के बारे में, इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जांपल के बारे में और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जांपल के बारे में। चलिए दोनों के एग्जांपल समझते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन आप समझ रहे हैं, कैरियर प्रोटीन्स थी, क्या थी कैरियर प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है अगर उनके एग्जांपल की बात करें तो कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन। अगर जो कैरियर प्रोटीन होती है ये क्या करती हैं, बहुत सारे जो आपके फूड या न्यूट्रिशन सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, और जो आपकी चैनल प्रोटीन है ये बहुत सारे आपके जो आयंस वगैरह होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पोलर सब्सटेंसेस होंगे, किस तरह के सब्सटेंस होंगे, पोलर सब्सटेंसेस होंगे या आयनिक सब्सटेंसेस होंगे, तो उनकी एंट्री कैसे होगी, पोलर या आयंस या फिर आयनिक सब्सटेंस की एंट्री कैसे होगी, वो इस टनल प्रोटीन की तरह होगी, इस टनल प्रोटीन के थ्रू होगी, इस टनल प्रोटीन के थ्रू होगी या इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होगी। बात समझ में आ गई? तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो कैरियर प्रोटीन होती है और जो चैनल प्रोटीन होती हैं इनका काम क्या होता है, वाटर, मिनरल्स या फिर आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं या वो सब्सटेंस जो पोलर नेचर के होते हैं उनको अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करते हैं ये प्रोटीन चैनल्स। अब कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंटीजन्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा RH एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन बी, जिससे हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, तो वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और कहां पर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं इन द प्रोटीन फॉर्म। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो भी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, और सेल अधेशन प्रोटीन एंड सेल जंक्शन प्रोटीन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जांपल है। ठीक है, सेल अधेशन प्रोटीन क्या करती हैं, प्रोटीन्स को जोड़ के दो सेल्स को जोड़ने में काम करती हैं, और सेल जंक्शन प्रोटीन क्या करती हैं, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है उसको फैसिलिटेट करती हैं। अब हमने आपको बताया था कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थी वो दो तरह की थी, इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर की तरफ पाई जाएंगी और अंदर की तरफ पाई जाएंगी, तो ये है एक्ससीपीपी और ये है आईसीपीपी इंट्रा। तो जो इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन होती है उसमें क्या आते हैं, कुछ रिसेप्टर्स आते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आती हैं और कुछ एंजाइम्स आते हैं, और जो बाहर की तरफ होती हैं उसमें आते हैं एंटीजन, अधेशन प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स। ओके, तो ये हमने बात की किसके बारे में, सेकंड कंपोनेंट प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड। यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें आपके साथ प्रोटीन या लिपिड भी जुड़े होते हैं। अगर प्रोटीन जुड़ी होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड जुड़ा हुआ तो ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक्चुअली किससे जुड़े हुए होते हैं, अटैच टू पेरिफेरल प्रोटीन। ये किससे अटैच होता है, अटैच्ड टू पेरिफेरल प्रोटीन।
आपकी जो पैरेलल प्रोटीन्स होती हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं, और इनका काम क्या होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। इनका फंक्शन क्या होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी सेल्स को पहचानने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म की एंट्री होती है ओवा में। अब जो ओवम होता है ये अपनी ही स्पीसीज के स्पर्म की एंट्री करता है, यानी मान लो ह्यूमन का स्पर्म है और इस ह्यूमन का ओवा है, क्या है, ह्यूमन का ओवा है, ह्यूमन फीमेल का ओवा है, और इसके सराउंडिंग में हम डिफरेंट स्पीसीज के अगर स्पर्म रख दें तो ये सिर्फ ह्यूमन के स्पर्म की एंट्री अंदर देगी। इसको कैसे पता, तो वो जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। और ये बहुत सारे एंटीजेंस भी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ब्लड एंटीजन बनाने में भी हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट cell membrane, composition of cell membrane and the structure of cell membrane, that is फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। अगर इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।